हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे डबल ई 308 जो सब्जेक्ट कोड है पावर सिस्टम थर्ड के बारे में। ठीक है, तो पावर सिस्टम थर्ड्स में हमने पहली क्लास में सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख लिया था और दूसरी क्लास में और हमने लोड एंड लोड कर्व्स जो हमारा पहला चैप्टर है लोड एंड लोड कर्व्स, इसके बारे में हम एक क्लास ले चुके थे। तो इस पहली क्लास के अंदर हमने लोड्स के बारे में समझा था कि लोड्स क्या होते हैं और लोड्स किस प्रकार के होते हैं और लोड्स का हमारे जो सप्लाई से जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन से जो एनर्जी जो पावर हमें मिल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम देख रहे थे लोड क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे आज लोड कर्व्स। तो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है और इसके अंदर हम केवल लोड कर्व्स और लोड के बारे में अच्छे से हम समझ लेंगे। तो इसमें केवल न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो पहली चीज थी हमने क्या पढ़ी थी, लोड। हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे पिछली क्लास को। तो हमने देखा था लोड क्या होते हैं। लोड वो होते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लोड कंज्यूम कर रहा है तो उस लोड की क्या क्या विशेषताएं हैं और उस प्रकार की जो विशेषताओं का उस लोड की जो स्पेसिफिकेशंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक का हमारे जो सप्लाई जो जनरेटिंग स्टेशन जो सप्लाई हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं लोड को, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इससे किस तरह मैनिपुलेट करें कि हम ज़्यादा इफिशियंसी से और ज़्यादा प्रभावपूर्ण हम क्या है अपनी सप्लाई प्रदान कर सकें ज़्यादा रिलायबल तरीके से। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मतलब कभी हमारे पास लाइट हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत हो और उस समय हमारे पास सप्लाई ही ना हो। ठीक है, तो इस जो लोड की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी थी। लोड क्या होते हैं? लोड वो होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूम करने वाले लोड लगे होते हैं, जैसे कि कूलर, पंखा, बल्ब वगैरह, जितने भी फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, हीटर, सब कुछ ये लोड है एक तरह के। ठीक है, अब जो ये लोड है और ये घरेलू लोड है और कुछ लोड होते हैं जो कमर्शियल लोड होते हैं जो कि हमारे मॉल्स वगैरह इनमें लगे होते हैं, जो उनमें जनरेटर्स होते हैं, उनमें भी वो सब लगे होते हैं। ठीक है, मोटर्स वगैरह लगी रहती हैं बड़ी बड़ी। और तीसरे प्रकार के लोड जो हमने उसके बारे में देखा था इंडस्ट्रियल लोड्स। इंडस्ट्रियल्स लोड वो होते हैं जो मतलब इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े लोड्स काम आते हैं, तो उनकी जो लोड है उनकी स्पेसिफिकेशन अलग टाइप की होती है। और हम जो इरिगेशन के अंदर काम लेते हैं वो ज्यादातर कौन से वो मोटर यूज लेते हैं। अब मोटर का लोड्स के अलग स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर जो मोटर होती है उसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है उसका थोड़ा कम होता है। इस प्रकार पावर फैक्टर भी एक तरह की विशेषता है लोड की। और इस प्रकार हम लोड की जो वैरायटी उसको समझ के हम देख सकते हैं हमें किस प्रकार की सप्लाई और किस प्रकार का जनरेटिंग स्टेशन और किस जगह कहां पर इसको लगाना चाहिए और कितनी हमें एनर्जी सप्लाई देनी चाहिए और किस प्रकार का जनरेटिंग स्टेशन हमें लगाना चाहिए, ताकि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है लोड्स की, जो घरेलू उद्योग है, जो कुछ भी है, उनको हम आसानी से फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो लोड्स की पहली विशेषता क्या देखी थी? लोड्स होते हैं कम या ज्यादा। कुछ लोड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, ज्यादा पावर के होते हैं, उसको हम पावर के ऊपर भी वो कर सकते हैं। ठीक है, पावर से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ लोड्स होते हैं जो हाई पावर के होते हैं, कुछ लो पावर के होते हैं। जो बड़े लोड्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं इंडस्ट्रीज में वो हाई पावर की होती हैं जनरली। और जो हमारे घरों में छोटे छोटे बल्ब वगैरह या फ्रिज, कूलर, टीवी जो भी चल रहा है वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उनकी पावर कम होती है। इसलिए पहली चीज हो गई ये पावर। दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये जो काम लेने जाने वाला जो ये पावर फैक्टर होता है ये केवल एसीज में काम आता है। एसी की ही एक विशेषता है, अल्टरनेटिंग करंट्स की विशेषता है, डीसी के अंदर नहीं पाया जाता। तो पावर फैक्टर विभिन्न प्रकार के लोड्स की विभिन्न प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं और पावर फैक्टर का प्रभाव पड़ता है हमारी सप्लाई पर। सप्लाई से उतना ही पावर फैक्टर का वो लेगा और हमें कोशिश करते हैं कि हमारे लोड क्या होते हैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा पावर फैक्टर क्यों। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज वो क्या है कि एक्स्ट्रा हमें उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और इससे हमारे पास थोड़ा नुकसान होता है। ठीक है, उसके हमें केवी रेटिंग बढ़ानी पड़ती है। केवी रेटिंग यदि बढ़ती है तो इसका हमें नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसको पावर फैक्टर को हम देखेंगे और उसी पावर फैक्टर पे हमको एनर्जी को जो जनरेटिंग स्टेशन से उसको सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, तीसरी चीज हो गई कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। लोड एक तो फैला हुआ है या फिर एक जगह ही मतलब ज्यादा लोड की मांग है, जैसे कि इंडस्ट्रीज के अंदर कम स्थान पर
कम स्थान पर हमें अधिक लोड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, हाई पावर के लोड की आवश्यकता पड़ती है। और घरेलू लोड्स होते हैं, गांव के अंदर लोड होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दूर दूर भेजने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग प्रकार के जनरेटिंग, अलग प्रकार की सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है। तो इनका हमारे पास बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका हो गया एक पैलेस और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और एक चौथी चीज ये हो गई कि उसकी हाई डिमांड कितनी है, डिमांड में वेरिएशन कितना है। कभी तो लोड में बहुत ज्यादा हाई डिमांड हो जाती है, या फिर बिल्कुल ही कभी जीरो हो जाती है। ऐसा हमें घरेलू लोड्स में देखने को मिलता है। जैसे कि कभी जैसे ठंड के टाइम पे लोड्स बहुत कम होता है, और गर्मियों के टाइम पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे सारे घर के जो डिवाइस होते हैं वो ऑन स्थिति में होते हैं, और एसी वगैरह जितने भी हमारे पास वो लगे रहते हैं वो ज्यादा हाई पावर को कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो हाई लोड के होते हैं, ठीक है। तो हाई पावर के लोड होते हैं। तो इस प्रकार ये 3-4 चीजें होती हैं लोड की विशेषताएं, और इन पे डिपेंड करता है हमारे पावर स्टेशन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, और पावर स्टेशन किस तरह हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो ये मैनेज करना ही हमारा एक काम है, और इसको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो लोड्स के बारे में हमने समझ लिया। लोड्स के अंदर हमने कई प्रकार के लोड के बारे में देख लिया। इरिगेशन लोड्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल लोड्स, घरेलू लोड्स, और इसके बारे में हम थोड़ा समझा सकते हैं कि भाई किस प्रकार लोड बढ़ जाते हैं और लोड कम हो जाते हैं। तो हमने इस जो लोड समझे थे वो किसके ऊपर देखे थे, हमने कौन से कर्व को समझते हुए हमने देखा था। हमारे पास लोड के कर्व पढ़ेंगे अब हम, लोड कर्व्स। तो लोड कर्व्स कितने प्रकार के हैं, हमारे पास 3 प्रकार के लोड कर्व्स को हमें पढ़ना है। हालांकि कर्व कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में केवल 3 प्रकार लोड के कर्व्स को ही समझना है। तो पहले प्रकार का जो कर्व है, जिसको हम पिछली बार क्लास में भी यूज लेते हुए आए हैं, तो वो कौन सा प्रकार का लोड कर्व है, वो है क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। कौन सा लोड कर्व, क्रोनोलॉजिकल, कालक्रमिक लोड कर्व्स, ये से हम क्रोनोलॉजिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो काल क्रमिक का मतलब क्या हो गया, जैसे काल प्लस क्रम, मतलब काल में जो क्रम के अनुसार, ठीक है, लोड की कितनी डिमांड क्या है। तो पावर क्या है, एक इंस्टेंट मात्रा है, वो कब कितने टाइम पे कितनी थी, वो दिखाएंगे हम। तो इसके अंदर क्या है, काल क्रमिक लोड कर्व होता है, किस काल में क्रम के अनुसार किस टाइम पे कितने टाइम पे कितनी पावर की डिमांड थी। तो उसको अगर यदि हम पूरे दिन का, संपूर्ण दिन का शो करें, 24 घंटे का शो करें यदि, ठीक है, तो जैसे मतलब रात के 12 बजे से सुबह के 6, और फिर दिन के 12 बजे से शाम के 6, और फिर अगले दिन के 12 बजे तक, इसका मतलब टोटल 24 घंटे का यदि हम पूरा डाटा पावर का अगर शो कर दें, पावर का डाटा शो कर दें, कितने समय पे कितने पावर की डिमांड थी, तो उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, कालक्रमिक लोड कर्व। ये क्रोनोलॉजिकल कोड कर्व भी एक प्रकार का, अलग प्रकार का है। ये 24 घंटे वाला क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व है। अगर यदि इसी को हम सप्ताह के रूप में बनाए तो उसे हम साप्ताहिक कालक्रमिक लोड कर्व बोलेंगे। और यदि इसी को ही हम ईयर वाइज बनाए या फिर महीने वाइज बनाए, मतलब 24 घंटे की बजाय मैं इसमें पूरा साल का लिख दूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वार्षिक कालक्रमिक लोड कर्व, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको दिन के और महीने के हिसाब से बांट सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या है, 24 घंटे के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे कितने समय पे कितने लोड की डिमांड थी, कितनी पावर की डिमांड थी लोड के द्वारा। अगर यदि उसको हम किसी ग्राफ में समझा दें, पावर और समय के बीच के इस ग्राफ को हम क्रम के अनुसार समझा दें, तो उस प्रकार के कर्व को हम कालक्रमिक लोड कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर में घर का कर्व है, घर का अगर यदि कर्व बनाया जाए, लोड का कर्व बनाया जाए, तो हम देखते हैं कि जैसे नाइट के समय है तो उस टाइम थोड़ी ठंड होती है, उस टाइम इतनी हॉट होती नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, हमारे जो कूलर वगैरह है इसी उनको थोड़ा बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। इससे क्या है, लोड की डिमांड कम हो जाती है। हम रात को सोते टाइम लाइट वगैरह भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि लोड की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो 12 बजे के आसपास कम होती है, और फिर देखते हैं हम सुबह के 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे से हमारा डिमांड बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हीट बढ़ने लगती है, दिन में दोपहर बढ़ने लगती है और हमारी डिमांड बढ़ने लगती है। और फिर जैसे देखा जाए कि हम चले जाते हैं ऑफिस चले जाते हैं, कई लोग, मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कुछ लोग
अपने अपने सब अपने काम करने के लिए ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, तो उस टाइम लोड की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, और फिर उस टाइम पे बढ़ती है कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड की डिमांड उस टाइम पे हमें हमारी बढ़ जाती है। तो हम फिलहाल किसका कर्व बना रहे हैं? हम फिलहाल बना रहे हैं रेजिडेंशियल लोड का, रेजिडेंशियल क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम दिन में यदि हमारे लोड कर्व कम है, और फिर जैसे ही हम ऑफिस से लोग आने लगते हैं और फिर डिमांड फिर बढ़ने लगती है, और फिर नाइट के समय लोग सब घर पे होते हैं, तो उस टाइम पे सब कूलर पंखा टीवी सब चले होते हैं, तो उस टाइम पे लोड की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर वापस शाम को होते होते वापस कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो ये कर्व बनाया गया है, ये कौन सा कर्व है? ये 24 घंटे के क्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, क्रम को, न कि हम इसमें टाइम समय टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे टाइम का एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, क्रम इंपॉर्टेंट है टाइम का। ठीक है, तो इस प्रकार ये कौन सा कर्व बन गया? ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व हमारा बन चुका है। अब जैसे इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ वेरिएशन आते हैं, कभी कभी संडे होता है तो उसको अलग वेरिएशन होता है, वो कभी कभी जैसे मतलब जैसे रेगुलर डे है तो उसके अंदर एक जैसे कर्व बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पैटर्न है किसी भी क्षेत्र का, यदि इस प्रकार की कोई डिमांड आ रही है और इसका हम कालक्रमिक कर्व बनाते हैं, तो इस प्रकार के कर्व से हमें 3-4 चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि वहां के जो लोड कर्व चल रहा है, जो रेगुलर लोड कर्व चल रहा है, तो उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी जा रही है, इसके बारे में पता चल जाता है कि कितनी डिमांड की मैक्सिमम डिमांड हमारी है जिसको हमें फुलफिल करना है इन केस ऑफ मैक्सिमम, मतलब हमारे हमको एक कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा हमारे एनर्जी के सोर्स को, ताकि हम यदि इस प्रकार की डिमांड मैक्सिमम डिमांड हमारे पास आए तो हम उसको आसानी से फुलफिल कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार से हमारे जनरेटिंग स्टेशंस को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि इससे हम पहली चीज क्या पता पड़ गई हमें, मैक्सिमम डिमांड ऑफ लोड, मैक्सिमम डिमांड ऑफ लोड। अब दूसरी चीज क्या पता चल रही है हमें? दूसरी चीज हमें इससे पता यह चल रही है कि यदि समय और पावर को गुणा कर दिया जाए तो हमें पूरी टोटल एनर्जी मिलती है। तो इस जो क्षेत्र के अंदर जो आए हुए पूरे क्षेत्रफल की यदि मैं गणना कर लूं तो वो क्या शो करेगा मुझे? वो शो करेगा मुझे समय इंटू पावर। भाई समय इंटू पावर, और समय इंटू पावर क्या होता है? एनर्जी। तो टोटल जो एनर्जी कंज्यूम की गई है दिन भर में, तो उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं किलोवाट आवर के अंदर। तो एनर्जी जितनी भी कंज्यूम हुई है इसकी हमें गणना थोड़ी बहुत, हमें इसका थोड़ा एस्टिमेशन मिल जाता है कि मैं कितनी मात्रा में एनर्जी की प्रोवाइड करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके अंदर ये भी हमें पता लग जाता है कि कितनी हमारे पास डिमांड में वेरिएशन है, कभी तो बिल्कुल जीरो के आसपास हो रहा है और कभी मैक्सिमम डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है। तो इस प्रकार का वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जो सप्लाई को ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। और अब यदि इसी क्रम को मैं साल भर के लिए बनाऊं, इसी क्रम को मैं दिन भर की जगह में साल भर के लिए बनाऊंगा, तो साल भर के अंदर मुझे ध्यान में रखना है। हम देखते हैं जैसे कि सर्दियों के दिनों में लोड कम हो जाता है, और गर्मियों के दिनों में लोड बढ़ जाता है, और बरसात के दिनों में एवरेज हो जाता है। ठीक है, और इरिगेशन के टाइम पे फिर बढ़ जाता है, और इरिगेशन नहीं होती उस टाइम कम हो जाता है। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल लोड है वो लगातार चलते रहते हैं इसी प्रकार, तो उनमें कोई ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है। और तो इस प्रकार हमारे पास लोड के हम कर्व को देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार की किस डायरेक्शन में हमारी डिमांड फुल आ रही है, और वहां का जो डेमोग्राफी है, वहां की जो डिमांड है, वहां के लोगों की संख्या है, इससे का भी थोड़ा पता चलता है कि वहां पे लोगों की क्या रुझान है, मतलब किस टाइप के लोग वहां पे रहते हैं और वहां पे क्या। तो हमें इतना कुछ नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है वहां की डिमांड का। ठीक है, तो ये चीज हम देख लिए। तो अब यदि हमें इस प्रकार की न्यूमेरिकल्स भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें कुछ डाटा दे रखा होगा तो उस डाटा के अकॉर्डिंग हम कर्व आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि हम 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू के अनुसार समझ लेंगे। ठीक है, तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमें जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी कितनी रखनी है। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमें पता चली रही है, और इसके अनुसार समय सारणी क्या है कि भाई कितने, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के कर्व होते हैं, वो भी हम एक बार देख लेंगे कौन से कर्व। दूसरे प्रकार के कर्व होते हैं भार अवधि कर्व, वक्र।
ठीक है। तो भार अवधि, इसके अंदर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व। तो इसमें इस प्रकार के कर्व में और जो पिछले बार के वाले कर्व में एक बिग डिफरेंस ये है कि वो क्रम में था और यहाँ पे क्या है, लोड का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन मतलब कि किस ड्यूरेशन के अंदर कितनी हमारी डिमांड थी, कितने टाइम ड्यूरेशन में कितनी डिमांड हमारी आ रही है, तो उसके अनुसार हम जो वक्र बनाएंगे उसे हम लोड ड्यूरेशन वक्र बोलेंगे। तो हम इसको कालक्रमिक जो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व है उसी को ही एडजस्ट करके आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, हम केवल जो कालक्रमिक कर्व है उसी को ही हम मैनिपुलेट करके उसको थोड़ा करेक्शन करके उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके हम भार अवधि वक्र को भी बना सकते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ लेंगे, लेकिन इसके अंदर देखने की क्या जरूरत है। हम वैसे देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही दो वक्र होते हैं। ये समय होता है, अब की बार हमारे पास क्रम नहीं होगा समय का 12 या 6 या कितने बज रहे हैं, या सुबह के 7 रात ये कितने बज रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वो घंटे कितने हैं, ठीक है। 1-0 से लेकर कितने घंटे, 24 घंटे। तो यहाँ पे घंटे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 12 घंटे, यहाँ पे 6 घंटे, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमारे पास आ गए मान लीजिए 18 घंटे, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हम वक्र बनाएंगे वो हम इस प्रकार बनाएंगे, जो मैक्सिमम है उसको इस साइड, और जो डिमांड कम होती जा रही है उसको हम घटते हुए क्रम में बनाएंगे, ठीक है। घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि बनाएंगे तो देखिएगा मान लीजिए जैसे 4 घंटे शुरू के 4 घंटे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 80 किलोवाट क्या है, हमारे पास डिमांड है। तो इधर कौन सा वक्र में क्या आएगा, इधर भी पावर आएगी और इधर भी समय की अवधि आएगी, जबकि उसमें क्या था, समय का क्रम था, ठीक है। तो हमारे पास 4 घंटे के लिए कौन सी डिमांड आई, 80 किलोवाट। और फिर हम बाद में देखेंगे कि 4 से लेकर मतलब फिर 4 घंटे के लिए कौन सी 60 किलोवाट, और फिर उसके बाद 40 किलोवाट कितने घंटे के लिए, अगले मान लीजिए 8 घंटे के लिए। और फिर इसको 20 किलोवाट किसने के लिए, 4 घंटे के लिए। और फिर अगले फिर 4 घंटे के लिए कितनी किलोवाट, 10 किलोवाट। तो इस प्रकार हम इसको घटते हुए क्रम में बना देंगे। तो लोड वक्र को ही कालक्रमिक कर्व को ही एडजस्ट करके इस प्रकार जो वक्र बनाएंगे उसे हम बोलते हैं भार अवधि वक्र। अब इसके अंदर देखने की ये भी चीज है कि इसके अंदर जो एरिया है वो सेम है, किसका एरिया, जो कालक्रमिक कर्व का। तो इससे हमें ये चीज भी पता चलती है कि इस हमारे कितनी लोड की, कितनी एनर्जी की डिमांड है, कितनी एनर्जी हमें सप्लाई देनी है। और इससे ये भी आसानी से पता चल जाता है कि इसमें मैक्सिमम डिमांड क्या है, उसी के अनुसार। तो इसके अंदर हम कुछ अलग, और इसमें हमें ये भी पता चलता है कितने घंटे कितनी पावर की डिमांड हमें, मैक्सिमम डिमांड कितनी देर के लिए देनी पड़ेगी, और उससे कम डिमांड हमें कितने समय के लिए प्रोवाइड करानी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि मतलब रिलायबिलिटी बनी रहे हमारी सप्लाई की, वो सप्लाई हमारी कंटिन्यू हम प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो ये हो गया भार अवधि वक्र। अब तीसरे प्रकार के जो वक्र आते हैं हमारे पास वो है एनर्जी लोड कर्व, और एक चौथा प्रकार का कर्व और है, उसे बोलते हैं मास कर्व, ठीक है। तो ये दो प्रकार के कर्व और हैं। इनको हम समझने के लिए पहले हमें इस प्रकार का एक जो न्यूमेरिकल है इसके कालक्रमिक और भार अवधि के ऊपर, उसको हम समझ लेंगे, ताकि हम इसके बाद ये जो एनर्जी लोड कर्व और मास कर्व है इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले हम इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल को एक बार देख लेंगे। इससे क्या है, हम थोड़ा इसके साथ हैबिट में रख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे कि एक न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइमिंग दे रखी है, और टाइमिंग के अनुसार जो हमारी डिमांड थी मेगावाट में वो शो कर रखी है। ये मेगावाट में भी हो सकती है, किलोवाट में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेगावाट में शो कर रखी है। तो हम इसे मेगावाट के अंदर ही बनाना है। तो कालक्रमिक कर्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वक्र बनाना पड़ेगा, और वक्र में जो ये एक्स अक्ष है उस पर क्या बनाएंगे हम, टाइम, समय कौन सा, अगर हमें कालक्रमिक लोड कर्व बनाना है तो काल के क्रम को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कौन सा है, आवर्स, मतलब पावर,
पावर किसमें, भार किसमें, मेगावाट के अंदर। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। रात के मान लीजिए 12 बजे, जब मतलब 0 बज रहे हैं, तो वहाँ से मतलब शुरू करेंगे हम। तो ये सुबह के 6 बजे तक, फिर 6 से फिर दिन के 10 बजे तक, फिर 10 से दिन के 12 बजे तक, और फिर 12 से 16 मतलब शाम को 4 बजे तक, और फिर 20 मतलब रात को 8 बजे तक, और फिर रात के 12 बजे तक। तो ये टाइम का हमारे पास क्रम है। क्रम मतलब मीन्स क्रम, जो मतलब कितने टाइम में, फिक्स टाइम में। ठीक है, तो इसको हम आसानी से बनाना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्या है, जैसे 0 से 6 बजे तक, 0 से 6 बजे तक कितना टाइम है, कितना हमारे पास डिमांड है, 40 मेगावाट। तो 40 मेगावाट इसको ऐसे दिखा देते हैं। देखो ये है मतलब 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। तो अब ये 40 मेगावाट पावर की डिमांड है रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो इसको शो करने का सिंपल तरीका ये है कि इसको हम क्या बना दें, इस प्रकार बॉक्स बना दें। ठीक है, 6 बजे तक। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुबह के 6 बजे से दिन के 10 बजे तक कितनी डिमांड है, 50 मेगावाट। तो इस 50 खाएगा, इसके मध्य में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये 50 के लिए बना देंगे। ठीक है, और फिर दिन के 12 बजे से, दिन सुबह के 6:10 से दिन के 12 बजे तक जो डिमांड थी कितनी थी, 60 मेगावाट। अब 60 मेगावाट है तो 60 मेगावाट बना दीजिए। ठीक है, इतनी बन गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन बस क्रम के अनुसार बनाते जाइए। हमारा क्वेश्चन आंसर तैयार है, वक्र तैयार है। ठीक है, तो 12 बजे से दिन के शाम के 4 बजे तक कितनी डिमांड है, 50 मेगावाट। फिर वापस 50 मेगावाट आ गई। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, अब शाम के 4 बजे से रात को 8 बजे तक 70 मेगावाट पावर की डिमांड है। तो 70 मेगावाट पर इस 60 और 80 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार बना देंगे। ठीक है, अब वापिस रात के 8 बजे से रात के 12 बजे तक जो डिमांड थी वो वापिस 40 मेगावाट हो गई। तो वापिस 40 मेगावाट बना दीजिए। ठीक है, इसके लगभग बराबर में यहाँ पर। तो ये जो क्रम के अनुसार जो हमारे लोड को हमने प्रदर्शित किया है मेगावाट में, तो यही कालक्रमिक कर्व है। इसे हम कालक्रमिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से हो गया, इसको हम कालक्रमिक वक्र बोलेंगे। ठीक है, तो इसको ये ध्यान में रखिएगा बनाते टाइम। ठीक है, तो ये हमारा कालक्रमिक कर्व बन गया। लेकिन अब यदि ही इसे ही भार अवधि वक्र में हमें जो ट्रांसफर करना है, मुझे बनाना है, तो मैं इसी वक्र की सहायता से इसको आसानी से बना सकता हूं। कैसे, जैसे कि ये मेगावाट में है एनर्जी, वो तो मेगावाट में ही रहेगी। तो इसके अंदर वही मैं कितने 20, 40, 60, 80 और 100 इस प्रकार मेगावाट में शो कर दिए मैंने। और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमिंग। अब की बात टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जो 40 मेगावाट, जो हम सबसे पहले मैक्सिमम वाला देखेंगे। ये चीज ध्यान रखना, हम इसको किस तरह बनाएंगे, घटते हुए क्रम में। जो भार अवधि वक्र है वो बनते हैं घटते हुए क्रम में। तो सबसे जो मैक्सिमम डिमांड थी हमारी, उसको नोटिस करेंगे। कितनी थी, ये थी मेरे पास 70 मेगावाट। अब ये 70 मेगावाट जो मैक्सिमम डिमांड थी, ये देखने की बात है, ये कितने घंटे के लिए थी, 4 घंटे के लिए। ठीक है, और कहीं तो नहीं है ना, बस ये 4 घंटे यही है, 16 से लेके 20 के बीच में। तो 70 मेगावाट एनर्जी मेरी डिमांड में आ रही है, वो कितने घंटे के लिए आ रही है, 4 घंटे के लिए। तो मैं इधर 4 लिख दूंगा, 0 से लेके 4। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन, टाइम का क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब इसी प्रकार अब देखेंगे कि उससे कम घटते हुए क्रम में, पहले 70 थी, अब देखेंगे 70 से कम कितना है इसके अंदर, 50। अब ये 50 मेगावाट एनर्जी है, ये कितने समय के लिए डिमांड में आ रही है। तो इसको देखने के लिए देखो कितना देखेंगे, तो देखिए 4 घंटे तो ये हो गई, 4 घंटे डिमांड में तो यहाँ गई, और 4 घंटे डिमांड में 12 बजे से 16 बजे के बीच में आ गई। तो यहाँ पे 4 घंटा ये हो गया, 4 घंटा ये हो गया, तो 4 और 4 8 घंटे हो गए। 8 घंटे तक मेरे पास 50 मेगावाट एनर्जी की डिमांड रही है। तो 8 घंटे तक रही है, तो मैं 50 मेगावाट को 8 घंटे तक लिख दूंगा। तो 4 बजे तक, 4 घंटे तक तो थी कौन सी, 70, और 4 से अगर मैं 8 ऐड करूं तो कितने हो गए, 12। तो 12 घंटे तक, 4 से लेके 12 घंटे तक कितनी थी, 50 मेगावाट। तो यहाँ पे 50 मेगावाट लिख दीजिए। ठीक है, अभी 50 मेगावाट कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा है कौन सा,
40 मेगावाट, सॉरी 60 मेगावाट भी है, ये देखने की चीज़ है, 60 मेगावाट भी है, तो ऐसे हम थोड़ा भूल गए थे। तो 60 मेगावाट कितनी देर के लिए है? 2 घंटे के लिए है, ठीक है। कितने घंटे के लिए? केवल 2 घंटे के लिए, 10 से 12, तो हम इसको 10 से 12 मतलब 2 घंटे के लिए ये भी है, ठीक है। तो 4 और 2 6, ठीक है। अब देखिए 50 मेगावाट कितनी थी, कितनी देर के लिए? 8 घंटे के लिए, तो 6 में मैं 8 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 14। तो 6 घंटे से 14 घंटे के बीच में कितना में डिमांड है? 50 मेगावाट, और 4 से 6 के बीच में 50 मेगावाट, और 4 घंटे के लिए 70 मेगावाट। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते जाएंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है, जब तक ये 24 घंटे कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास कितनी आ गई? ये 70 भी हो गया, 60 भी हो गया और 50 भी हो गया। अब बचा हमारे पास 40 घंटे। ये कितने घंटे के लिए यूज आ रहा है? 6 घंटे के लिए, तो 0 से रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक, और सुबह के और शाम के टाइम 8 बजे से रात को 12 बजे तक कितनी थी? 40 मेगावाट की, मतलब 4 घंटे तो यहाँ और 6 घंटे यहाँ, टोटल कितने? 24 घंटे, मतलब 10 घंटे। तो 10 घंटे के लिए डिमांड कितनी रही है? 40 मेगावाट। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, पहले 70, फिर 60, फिर 50 और फिर 40, ठीक है। तो अब ये 40 बन गया, तो टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। 14 + 10 = 24। तो इस प्रकार ये हमारे पास जो वक्र बन गया उसको भारवती वक्र बोलेंगे। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो एरिया है, एरिया किसको शो करेगा? एनर्जी को शो करेगा। तो इसका जो एरिया है = द एरिया ऑफ क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। दोनों के एरिया लगभग सेम, लगभग नहीं, बिल्कुल ही सेम है। तो अभी बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं इसकी एनर्जी है वो, ठीक है। अब इसके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर मैक्सिमम डिमांड हमको यहाँ पता चलती है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड हमें शुरुआत में पता चल जाती है, ठीक है। तो ये लोड ड्यूरेशन वक्र, ये लोड कालक्रमिक कर्व है, ये लोड ड्यूरेशन वक्र है। तो अब अगली क्लास में हम क्या समझेंगे? 2 वक्र और है हमारे पास, तो उनको भी बनाना सीखेंगे। एक तो एनर्जी लोड कर्व, और दूसरा चौथा प्रकार का है मास कर्व। ये 2 का वक्र और बचे हैं, और इसके बाद फिर हम थोड़े गुणक वगैरह हम देख लेंगे। तो हम इसकी सहायता से, इन 2 वक्रों की सहायता से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हो आप? इसके अंदर निकली हुई एनर्जी निकाल सकते हो, और फिर क्या निकाल सकते हो आप? इसके द्वारा औसत निकाल सकते हो। औसत कैसे निकालोगे? पर एवरेज हमारे पास पावर की डिमांड क्या है? 24 घंटे तक। तो इसको लिए क्या करेंगे? पहले तो हम टोटल एनर्जी को काउंट कर लेंगे, और जब टोटल एनर्जी हमारे पास निकल जाएगी तो उसमें किसका भाग लगा देंगे? टोटल टाइम का। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? औसत पावर निकल के आ जाएगी। इसको हम अगली क्लास में इसी ही न्यूमेरिकल के लिए समझ के देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।